हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर करेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि राज्य कैसे बने थे, राजा कैसे चुने जाते थे या उनका क्या प्रोसेस था, कौन राजा होते थे, और एक प्राचीन गणराज्य क्या होता है। गणराज्य क्या होता है? जहाँ पर स्वतंत्र तौर पर जनता अपना कोई भी प्रतिनिधि चुन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अब देखिए, कुछ लोग शासक बन गए थे तो कुछ लोग नॉर्मली थे, आम जनता थी। तो जो लोग शासक थे वो कैसे बने थे, इसके बारे में पहले देखते हैं कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव किसके ज़रिए करते हैं? मतदान। हम इलेक्शन होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं। तो ये तो आज की बात है, लेकिन इतने हज़ारों सालों पहले कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की, तो इतिहास में लोग कैसे चुनते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे थे वो शासक कैसे बने, ये हमारे मन में सवाल आते ही हैं, है ना। तो अब देखिए, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हमने पहले भी चैप्टर में देखा था कि उस समय के पर क्या होता था, यज्ञ करते थे। कौन करते थे? पुरोहित हो गए, है ना। जो आज के समय में पुरोहित का बदलवा स्वरूप क्या है? पंडित है ना। तो जो पुरोहित थे वो यज्ञ करवाते थे बड़े बड़े, और जो लोग करवाते थे, जो यज्ञों को आयोजित करते थे, उनको राजा माना जाता था कि वो मतलब बहुत प्रेस्टिजियस है, मतलब कि प्रतिष्ठित है, बहुत ज़्यादा वो कह लो कि अमीर है, जो उनके पास मतलब हर एक प्रकार की शक्ति है। तो इट मीन्स कि वो बड़े बड़े यज्ञों को जो लोग करवाते थे ना, वो राजा चुने जाते थे। अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध क्या एक ऐसा ही आयोजन था। अश्व किसको बोलते हैं? अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, है ना। घोड़े का ये पर्यायवाची शब्द है अश्व। अश्वमेध एक मतलब कि घोड़े का यज्ञ है, एक आयोजन होता था इस प्रकार का। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो जो इस यज्ञ का क्या अर्थ होता था कि जो एक घोड़ा है ना, उसको राजा की जो प्रजा है, जो राजा के जो लोग हैं, उसकी देख रेख के लिए उसे खुले तौर पर ही छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने, अब देखिए, राजा तो ऐसे बहुत सारे रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इतना मतलब बड़ा यज्ञ करवा सकता होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कि अलग अलग समय पर यज्ञ करवा सकते थे। तो उस समय क्या होता था, तो ये जो घोड़ा था ना, जो उसको छोड़ा जाता था, तो मान लीजिए ये इसका एरिया है जहाँ पर से घोड़ा गया, तो ये अगर दूसरे एरिया में अब चला गया, तो वहाँ का जो राजा है ना, अगर उसने घोड़े को पकड़ लिया तो क्या होता था, फिर दोनों राजाओं में युद्ध होता था। ये देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर साम्राज्य, तो इन दोनों राजाओं में क्या होता था? युद्ध होता था। लेकिन अगर उन्हें जाने दिया जाता तो फिर इसका मतलब होता था कि जो जिसने इस घोड़े को भेजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, कि उसके घोड़े को कोई नहीं पकड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे मतलब यज्ञ होते थे कि जिससे राजाओं का चुनाव होता था। इस घोड़े को ये देखिए, किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद फिर उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता। फिर इसके बाद क्या होता था कि उन राजाओं को बुलाया जाता था, उनकी जो भी उनका यज्ञ है, जो कुछ भी पाठ पूजा कुछ भी करते थे, तो उनमें उन्हें इन्वाइट किया जाता था। यह यज्ञ कौन करते थे? पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। तो अब कोई यज्ञ करता है ना, आज के समय में भी अगर कोई पंडित जो शादी करवाता है तो उसको क्या मिलते? पैसे मिलते हैं ना उसको, है ना, शादी करवाने के। इसी तरह से जब यज्ञ करवाया जाता था तो उसको उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ऐसा माना जाता कि ये तो यज्ञ इतना बड़ा है ना कि इसको कोई शक्तिशाली राजा ही कर सकता है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जितने भी लोग आते थे सभी उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आते थे। आज की अगर हम बात करें तो आज भी ऐसा होता है, किसी शादी में अगर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? हम कोई ना कोई अपनी तरफ से तोहफा लेकर जाते हैं।
सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जितने भी आयोजन किए जाते थे ना, उसमें राजा का जो स्थान होता था ना, वो सबसे टॉप पर होता था। राजा सबसे शक्तिशाली, उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो अब फिर उस समय क्या, राजा होगा तो उसको राज सिंहासन पर ही बिठाया जाएगा, है ना, उसका एक अलग से राज सिंहासन बना होता है, या फिर बाग की खाल का एक आसन होता है, उस पर बिठाया जाता है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता है। जो राजा का सारथी होता है उसका सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता है। जो सहचर होता था ना, वो राजा को बारे में मतलब उनकी तारीफ करता था। जब भी युद्ध होता था तो उस समय पर अगर कोई राजा जीत जाता था तो उसके जितने भी गुण हैं उनका गान करना, भी उसके बारे में ही बस बातें करना किसी के पास, है ना, कि उसका ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है, इसने तो ऐसा किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसी तरह से राजा की जो होते थे ना गुणों का, जो उसको गुणगान किया जाता था लोगों के द्वारा। लोग मीन्स जो उसका सारथी होता था, उसका जो साथी था। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खास करके उसकी जो रानियां और पुत्र, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो अनुष्ठान क्या होता है कि कोई भी एक धार्मिक कार्य किसी खास तरीके से या खास जगह पर जो करा जाता है। तो बाकी सारे आमंत्रित राजाओं का काम क्या होता था, सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। तो जो लोग बाकी आते हैं, आज भी हम किसी शादी में जाते हैं तो हम बैठकर आराम से देखते हैं ना, तो जो बाकी जो पाठ पूजा जो कोई काम करना होता है वो घर वाले करते हैं। इसी तरह से राजा के जो रानियां थी और पुत्र थे वो छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, और बाकी जो भी राजाओं जिनको भी आमंत्रित किया जाता वो सिर्फ बैठकर इसको देखते थे। प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित क्या करता था, पवित्र जल के छिड़काव के साथ और भी कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो हमने पीछे करा था, विष अथवा वैश्य जिनको कहा, जिनका तीसरा स्थान था वर्णों में, है ना। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र आते हैं। तो वो राजा के लिए क्या लाते थे, सामान्य लोग थे। ये विष और वैश्य कौन होते थे, आम जनता, जन होती थी ये, है ना। तो वो उपहार लेकर आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए, ये पुरोहितों के द्वारा ही बनाए गए वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होते थे ना, उनको किसी भी ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया जाता था, किसी भी ऐसे यज्ञ में नहीं बुलाया जाता था। अब देखिए, वर्ण क्या थे उस समय, जो भी समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था, अध्ययन, अध्यापन का। इट मीन्स कि स्टडी करना और टीच करना लोगों को, है ना, अध्यापन करना और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें क्या मिलते थे, तोहफे मिलते थे। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना। क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। और वैश्यों का काम क्या होता था, खेती करना, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करना, ये वैश्य होते थे। और शूद्रों का काम क्या था, तीनों वर्गों की, जितने भी 3 वर्ग हैं, इट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना, ये शूद्रों का काम था। और शूद्रों को बहुत नीच माना जाता था। अब देखिए, जनपद। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये एक चित्र दिया हुआ है बर्तन का। ये धूसर का पात्र है, धूसर पात्र बोलते हैं इसे। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर किया जाता होगा। अब देखिए, इसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये कितना पतला पतला है और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन किया गया है ना, और ये चमकदार होता था। तो ये धूसर पात्र में किसी खास मौके पर लोगों को भोजन दिया जाता था। जैसे आज के समय पर क्या होता है, जब शादी होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, घर में पूजा पाठ होता है, तो जो बर्तन होते हैं वो हम कहीं पंचायत से, अगर गांव में है तो वो पंचायत घर से मिल जाते हैं, या गुरुद्वारा या किसी मंदिर मस्जिद से वो बर्तन लेकर आ जाते हैं, तो उनमें लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसी प्रकार से ये बर्तन होते थे, उस समय खास बर्तन थे, खास मौके पर ही लोगों को इसमें खाना खिलाया जाता था। अब देखिए, जनपद की बात करते हैं। जनपद क्या थे, महायज्ञ को करने वाला राजा अब राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। अब देखिए, एक होते यज्ञ,
यज्ञ होता है कि नॉर्मल जो पूजा पाठ या कोई कुछ भी किया घर में, है ना। अब होते हैं महायज्ञ। महायज्ञ, महा का अर्थ ही होता है बड़ा। महा का यज्ञ का मतलब है कि बहुत बड़ा, जैसे बड़े लेवल पर कुछ प्रोग्राम कर दिया, है ना। जैसे अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, एक घर में पूजा कर ली, एक हो जाएगी पूरे गांव की पूजा, है ना। तो उसे हम महापूजा बोलेंगे कि जो घर में की, उसमें तो हमने सिर्फ खास लोगों को बुलाया, लेकिन उसमें सिर्फ हमने थोड़े लोगों के इंतजाम के लिए हमारे पास बजट था, हमने उतना ही किया, है ना, अगर हम घर में करते हैं। लेकिन वही पूजा अगर हम पूरे गांव में करते हैं तो गांव में तो कितने लोग होंगे, 100, 200, 500, 1000 लोग, तो उन सभी का अरेंजमेंट हमें करना है। तो इसी तरह से ऐसा माना जाता था कि वो राजा बहुत शक्तिशाली हैं कि वो इतने प्रजा की मतलब संभाल सकते हैं, जो उनका जो भी उनको उनकी रक्षा कर सकते हैं, जो कुछ भी, है ना। तो इसी तरह से महायज्ञ जो करते थे वो राजा नहीं होते थे, उनको फिर जनपद कहा जाता था, जनपद के नाम से माने जाने लगे थे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जन के बसने की जगह होती है। जनपद मीन्स जन के बसने की जगह। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने कई जनपदों की खुदाई की हैं। बस्तियां ऐसी मिली हैं, जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जनपदों की भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। जैसे दिल्ली में पुराना किला है, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें ये इम्पोर्टेंट है, जिनके अभी साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और बाकी जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि उस समय हमें कुछ कृषि के एविडेंस मिलते हैं कि कुछ ऐसे फसलें उगाई जाती थी जिसमें गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना और तिल, सरसों जैसी फसलें होती थी। तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। और ये भी पता चला कि लोग क्या करते थे, झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, है ना, झोपड़ी बना के ऐसे रहते थे। और जो मवेशी थे उनको पालते थे। मवेशी में क्या था, भेड़ थी, हमने किया था बकरी, भेड़, बकरी, गाय, है ना, और सूअर के भी कुछ हड्डियों के एविडेंस मिले हैं, क्या पता उनका वो शिकार करके खाते हों, है ना। हिरन, इनका शिकार किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब देखिए, एविडेंस मिले हैं तो लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जिस समय कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन जो टूटे फूटे हैं। इनमें कुछ पात्र धूसर के हमने देखा था, जो पतली और चिकनी मिट्टी से बने होते थे, कुछ लाल रंग के होते थे। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, हम देख ही चुके हैं धूसर पात्र कैसे थे ना, इसी तरह से कटोरी टाइप बने हुए और बहुत चिकने और वो होते थे, उसके ऊपर डिज़ाइन भी बनाया जाता था। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये जो चित्र है ना, अब देखिए, ये देखिए, इस पे ऐसे ऐसे ज्योमेट्री टाइप, जो मैथ्स में होती है ना, ज्योमेट्री या कुछ भी, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बने हैं। इट मीन्स ये सीधी रेखा या डिज़ाइन ऐसे बने हुए हैं, या ऐसे बने होंगे डिज़ाइन। ये देखिए, ऐसे बन गया और बीच में ऐसे 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 बना दिया, है ना। तो इस प्रकार के ये डिज़ाइन मिलते हैं इस पर। अब देखिए, जनपद हमने कर लिया, उसमें हमने देखा था दिल्ली का पुराना किला, यूपी का मेरठ और हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर था, एक और भी था अतरंजी खेड़ा, एटा का। अब देखिए, महाजनपद क्या है। जनपद तो हमें पता चल गया, ये जनपद है मान लीजिए, है ना, ये गांव है, उसके बाद जनपद। अब महाजनपद क्या है। 2500 साल पहले करीब कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण, कुछ जनपद ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। अब देखिए, मैप में कुछ महाजनपद दिए गए हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब देखिए, जनपद की कोई राजधानी नहीं होती थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनपद की कोई राजधानी नहीं होती थी, महाजनपद की एक कैपिटल होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब कुछ ऐसी कैपिटल्स थी जिनको किले से मतलब आसपास में उसको सेव किया गया था, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये महाजनपदों की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, पूरे मैप में ये इम्पोर्टेंट महाजनपद और नगर बताए गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर नॉर्थ में देखते हैं कौन कौन से महाजनपद थे। महाजनपद कौन से, ये देखिए, हस्तिनापुर क्या है, ये जनपद है, हमने पीछे देखा था, ये क्या है, जनपद है। और देखिए, और ये तक्षशिला, ये भी जनपद है ना।
तक्षशिला, उसके बाद मगध, वैशाली और कौशाम्बी, उज्जैन। तो ये सारे अब आगे हम देखेंगे कुछ महाजनपद भी थे। अब देखिए तो फिर क्या लगता है कि लोगों ने, ऐसा माना जाता है कि लोगों ने बाकी राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। अब देखिए हमने देखा था जनपद थे, उसकी कोई किलेबंदी नहीं की जाती थी, कोई कैपिटल नहीं थी। अब उससे आ गया महाजनपद। महा मीन्स बड़ा, हमने देखा था पहले भी महायज्ञ करते थे ना, तो महा का मतलब क्या है, बड़ा, बड़े लेवल पर। तो ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य होते थे और इनके जो कैपिटल होती थी ना, या फिर महाजनपद कुछ ऐसे हैं कि जिनकी चारों तरफ से चार दीवारी की गई है और इसकी किलेबंदी कर दी गई थी। किलेबंदी क्यों करी गई थी? क्योंकि हो सकता है उन्हें आसपास के लोगों से खतरा हो, या जो राजा थे और किसी साम्राज्य के, तो उनसे खतरा हो कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। तो इसी तरह से लोगों ने फिर राजाओं का जो आक्रमण था, हमलों से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। कुछ ऐसे राजा भी थे जो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतनी पैसा है, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम चारों तरफ किले को, पूरे इस जगह को घेर के रखा है। और इसी तरह से जब किले को एक मतलब बाउंड्री दी जाती है ना, किसी एक, मान लीजिए ये चारों तरफ दीवार है, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो उन पर जो भी कंट्रोल करना है ना, वो आसान हो जाता है। इसी तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना की भी ज़रूरत थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता, लाखों की संख्या में। तो इसके लिए जो भी ये बनाई जाती थी दीवार, उसके लिए लाखों ईंटें लग जाती थी और पत्थर लग जाते थे। हज़ारों स्त्री पुरुष और बच्चे इसके लिए श्रम करते थे, क्योंकि वो ईंटें इतने एक जगह तो मिलेंगी नहीं, दूसरी जगह से लेकर आना ईंटें, तो इसके लिए बच्चे, स्त्रियाँ और पुरुष सभी इसमें काम करते थे। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती। अब देखिए यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है, कौशाम्बी किले की दीवार है, जो यूपी के इलाहाबाद के पास मिली है और ईंट की दीवार का एक अवशेष है। ये देखिए इस पर दिख रहा है साफ में, ये ईंटें हैं। ये व्यक्ति तो चलो खैर आज के समय का है, उस समय का नहीं होगा, अभी ये खड़ा होगा तो पिक्चर आ गई होगी इसकी भी, है ना। ये दीवारें हैं, ये पूरी एक दीवार है और इसमें ये ईंटें लगी हुई हैं। इसी तरह से दीवार बनाई जाती थी और इसके एक भाग का निर्माण लगभग ऐसा माना जाता है कि 2500 साल पहले हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बड़ा पत्थर लगा हुआ है और यहाँ पर ये दीवार बनाई हुई है। ये देखिए कितनी लंबी दीवार है, इसको पूरी दीवार को आप देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए कितनी लंबी दीवार है ना, ये देखिए। तो इसी तरह से राजा क्यों बनाते थे कि उन्हें दिखाना होता था कि हम जो है ना बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास ताकत है कि हम इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और किले बना सकते हैं। अब देखिए राजा क्या करते थे, अब सेना भी रखने लग गए थे। पहले कोई सेना नहीं होती थी, अब सेना की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपना जो साम्राज्य फैलाने के लिए ना, किसी भी राजा को सेना की ज़रूरत होती है। तो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जो उनकी सेना में सिपाही होते थे ना, उनको एक फिक्स सैलरी मिलती थी और पूरा साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो उनको जो सैलरी दी जाती थी ना, कुछ ऐसे मतलब उनको सिक्के के माध्यम से दी जाती थी। उस समय पर इतनी ज़्यादा करेंसी तो थी नहीं, तो उन्हें अब ये आहत सिक्के क्या होते हैं कि ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं आहत सिक्के। और ये कैसे बनते हैं ये आहत सिक्के? धातु की चादर जो होती है ना, धातु की जो चादरें होती है ना, धातु किसी भी प्रकार की, तांबा, टिन, कांसा, तो इनकी चादरों को काट कर बनाया जाता था। लेकिन उन पर कोई भी डिज़ाइन नहीं होता, उस पर कोई भी लिखा नहीं होता था कुछ भी। मान लीजिए ये ऐसे ये सिक्का है, इस पर कुछ चिन्ह बना दिए उन्होंने, इन पर सिर्फ चिन्ह बनाए जाते थे, इन पर किसी प्रकार का कुछ लिखा नहीं जाता था। अब देखिए कर, फिर राजा क्या करने लगे थे, कर लगाना शुरू कर दिया था। कर क्यों लगाते थे? अब देखिए किसी भी राजा को ना अपनी जो भी सेना है या अपने जो भी कर्मचारी हैं, उनको सैलरी देने के लिए संसाधनों और धन की ज़रूरत होती थी। तो धन कहाँ से आता था? कोई पेड़ तो था नहीं जहाँ से तोड़कर राजा धन दूसरों को दे देता था। तो धन भी लोगों से इकट्ठा किया जाता था। धन क्या करते थे? कर लगाया जाता था।
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे और उन्हें संसाधनों की ज़रूरत होती थी, इसलिए उन्हें फिर कर्मचारियों की भी ज़रूरत थी। अब महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं थे। सिर्फ जो उपहार लेकर आते थे लोग महायज्ञों में या यज्ञों में, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं थे, क्योंकि उपहार कितने दिन चलेगा, कोई महीना, 10 दिन महीना चल जाएगा, लेकिन अब पूरा साल उनको सैलरी देनी है सेना के कर्मचारियों को, तो फिर क्या करेंगे, फिर कर वसूलने लग गए थे। अब राजा सबसे पहले फसलों पर भी कर लगाए गए, फिर कारीगरों पर कर लगाए गए और पशुपालकों या जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। अगर पशु पालने हैं या जानवर पालने हैं तो अगर उनसे जो भी उत्पाद होगा वो उसका भी एक हिस्सा कर के रूप में देना होगा। व्यापारियों को सामान पर कर देना होगा। अगर व्यापारी जो हैं वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उनको उस सामान का भी कर देना होगा। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी होते थे आखेटक, और संग्राहक जो भोजन इकट्ठा करते थे, है ना, तो उनको जंगल से जो वस्तुएं होती थी ना प्राप्त, उसका कुछ हिस्सा राजाओं को देना होता था। अब देखिए धीरे धीरे कृषि में परिवर्तन आने लगा था। इस समय पर 2 बड़े परिवर्तन आए गए थे। पहले हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले क्या थे, जो हल्के फाल थे ना वो अब क्या से बनने लगे, वो लोहे के बनने लगे थे। ठीक है, तो अब कठोर ज़मीन की जो लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी जोता जा सकता था। जो कठोर ज़मीन होती थी, जो बहुत पक्की मिट्टी होती थी, उसको अब लकड़ी के ज़रिए जोतना तो बहुत आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अब आसानी से लोहे से उसे लोहे के जो हल है उससे जोता जाता था और इन फसलों की फिर उपज बढ़ने लगी। अगर आसानी से मतलब अगर आराम से उसको जोता जाएगा तो उसकी जो फसलों की उपज है वो भी बढ़ गई थी। दूसरा परिवर्तन क्या था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। मतलब पहले खेतों में बीज छिड़कर धन उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करना और रोपण करना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे, ये मान लीजिए खेत है, इसको पहले उसने जोता लकड़ी के हल से और फिर इस पर क्या कर दिया, बीज छिड़क दिया। जो भी धान है, कुछ भी उन्हें उगाना है ना फसल, उसका धान का ये बीज छिड़क दिया। अब क्या परिवर्तन आ गया था कि अब उन्होंने देखा कि इन बीजों को पहले एक छोटी सी ज़मीन पर अलग से उन्होंने उगा दिया, मतलब अलग से छिड़क दिया और यहाँ से छोटे छोटे जो भी होते हैं ना पौध होती है जो है ना, तो ऐसे करके है ना ये उगने शुरू हो गए थे। फिर इसी को यहाँ से मतलब यहाँ से इसको काट कर तो नहीं, यहाँ से सीधा इसको फिर यहाँ खेत में उगाया जाता था। तो इसे ये भी बड़ा परिवर्तन था कि पहले तो सीधा बीज छिड़क दिए जाते थे, लेकिन अब क्या था, पौध उगाई जाती थी पहले धान की, फिर उसको रोपा जाता था। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। अब देखिए पौधे ज़्यादा कैसे जीवित रहे होंगे। मान लीजिए अगर हमने कोई इस खेत में ये बीज छिड़क दिया और यहीं पर हम क्या करते हैं, एक साइड में अलग से पहले पौध उगा ली, फिर इसको अब देखिए बीज जो छिड़का है उसमें कुछ बीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ पौधे बच गए, कुछ नहीं बचे, तो ऐसा ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमने जो पौध उगाई थी उसको अब एक एक करके उगाना शुरू कर दिया, तो इसमें जो हम वही पौध उगाएंगे जो अच्छी हो, सही हो, है ना, जो हमें पता है भी अच्छे से चल। अब जो पहले ही ख़राब हो चुकी उसको दोबारा थोड़ी उगाएंगे, तो इसीलिए जो पैदावार थी ना फसलों की वो बढ़ने लग गई थी। अब देखिए ये तो कृषि में परिवर्तन था। अब हम बात कर लेते हैं कि जनपद और महाजनपद के बारे में। अब देखिए टोटल कितने जनपद माने जाते हैं, 16 जनपद माने जाते हैं। जो धार्मिक हमें जो भी अपने ग्रंथ या कुछ भी मिलता है ना इतिहास से, उससे 16 जनपद इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उनमें से एक था मगध और एक था वज्जी। सबसे पहले हम मगध की बात करेंगे। मगध हमने देखा था मैप पर, जो आधुनिक अगर प्रेजेंट में हम बिहार का क्षेत्र देखेंगे ना तो बिहार को ही मगध के नाम से जाना जाता था पहले। मगध क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये मगध जो था ना पहले जनपद था, उसके बाद महाजनपद। अब देखिए ये जो जनपद के बारे में हमें थोड़ा विवरण मिलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो
इसको जो महाजनपद और जनपद का जो काल है ना, इसको परिवर्तनकारी काल माना जाता है कि इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन होने लग गए थे जिसलिए इसे परिवर्तनकारी समय माना जाता है। इस समय को आरंभिक जो राजा थे, नगर थे और जो लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था और सिक्कों का जो विकास हो रहा था ना, इसी वजह से परिवर्तन माना जाता है कि जो राजा बनने लगे थे, फिर नगरों का निर्माण होने लगा था, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था, हमने देखा था पीछे लोहे का हल का प्रयोग हो रहा था और सिक्कों का विकास भी हो रहा था। इसी वजह से इसे ऐसा माना जाता है कि ये परिवर्तनकारी काल है। और इसी समय में बौद्ध और जैन के अलावा और भी जो दार्शनिक विचारधारा थी वो भी विकसित होने लगी थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म वो भी विकसित हो रहा था यहीं पर ही इसी समय। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे थे। और जो हमें आरंभिक ग्रंथ मिलते हैं उनमें हमें क्या 16 राज्यों का, मतलब 16 राज्य यानी कि इनको महाजनपद का नाम दिया गया है। 16 में क्या कौन कौन से थे? मगध था, है ना, जो हमें विशेष नाम मिलते हैं। वज्जी था और कौशल था, कौशल, और अवंती भी एक महाजनपद है ना, और कुरु भी था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम हमें मिलते हैं ग्रंथों में। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ज़्यादा कैसे? मीन्स कि अगर हमें 16 में से कुछ के नाम मिले हैं तो इट मीन्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मगध के बारे में हम बात कर लेते हैं। मगध एक महत्वपूर्ण जनपद था, महाजनपद। लगभग 200 साल के अंदर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब देखिए मगध है तो गंगा और सोन इससे होकर बहती थी। यातायात के लिए और जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थी नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा हुआ था और जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें ट्रेनिंग करके उन्हें सेना के काम में लाया जाता था। हम देखते हैं जब पुरानी मूवीज़ या किसी चित्रों में तो हमें क्या मिलता है कि जो सेना में थे ना वो जानवर भी उनकी सेना में शामिल थे। जैसे हाथी होते थे उनकी सेना में, घोड़े होते थे। तो इसी तरह जो जंगलों से उन्हें जानवर मिलते थे, हाथी तरह के बड़े बड़े जानवर, उन्हें वो ट्रेनिंग देते थे और फिर सेना में शामिल कर लेते थे। इसके अलावा जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं। तो मगध के एरिया में अभी भी है मगध में, तो लौह की जो अयस्क की जो खदानें हैं, मतलब लोहा यहाँ पर कुदरती रूप में मिलता है। तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए इसको प्रयोग होता है। मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये मगध जो शक्तिशाली है ना, मगध राजा जो बना था, है ना, तो इसका जो महत्व था वो कुछ राजाओं की वजह से था, ऐसा माना जाता है। और इसमें कुछ शक्तिशाली राजा कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु थे, यानी कि अजातशत्रु भी कहा जाता है इन्हें। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर तरह के साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो ऐसा माना जाता है जो मगध की जो इतना मतलब फेमस हुआ है ना मगध, तो उसका जो मगध का इतना फेमस होना है इन राजाओं की वजह से हुआ है। बिंबिसार, अजातशत्रु हुए थे और इनको जीतने के लिए वो हर तरह की कोशिश करते थे। महापद्मनंद भी एक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी भी रही थी। अब देखिए हमने देखा था कि जनपदों और महाजनपदों की राजधानी भी थी और राजधानी को फिर वो क्या करते थे, किलेबंदी कर देते थे। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि बिहार का जो राजगृह है वो कई सालों तक मगध की राजधानी रहा है और उसके बाद में फिर पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहा जाता है, वो राजधानी बनाया गया था। तो राजगाह का एक शाब्दिक अर्थ क्या है? राजगाह का या राजगीर का अर्थ है राजाओं का घर। इट मीन्स ऐसा माना जाता था कि जो राजा होते थे ना वो कैपिटल में रहते थे, अपने जो भी राजधानी थी उसमें, और पूरे जो भी उनका साम्राज्य था वहाँ पर अपना शासन चलाते थे। अब देखिए 2300 साल पहले की क्या बात है कि 2300 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा जो सिकंदर था विश्व विजय करना चाहता था, मतलब पूरा विश्व जीतना चाहता था। पूरी तरह वो सफल ना होने पर मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में
ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जो भारत के शासक है उनके पास पैदल सैनिक रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तब देखिए, जो किसी और क्षेत्र के राजा होते थे ना, किसी और देश के, तो वो डरते थे मगध से भी। मगध से इतना शक्तिशाली था उस समय, क्योंकि जब वो इस तरफ हमला करना चाहता था, मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था, वो पूरा विश्व जीतना चाहता था, और जब वो उसने हमले करने की कोशिश की तो उसके जो सिपाही थे ना वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें सिपाहियों को डर था कि जो भारतीयों शासकों की जो सेना है ना उसमें पैदल लोग बहुत है, रथ हैं और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या, तो इसी वजह से उन्हें डर था कि हम मारे जाएंगे, तो वो पीछे हट जाते हैं। अब देखिए, एक और वज्जी था, वो शक्तिशाली जो राजा है वज्जी एक और था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक वज्जी शासक भी था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन की व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो कुछ ऐसे किस्म के जो व्यवस्था थी ना जिसे गण और संघ कहते हैं। अब देखिए, गण और संघ, गण या संघ में कई शासक होते थे। अब देख लीजिए, गण या संघ में कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो गण होता था ना उसमें हर एक व्यक्ति क्या था, संघ में शासक कहलाता था कि हम राजा हैं। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे। जितने भी अनुष्ठान हमने देखे थे कि धार्मिक कार्य करते थे, सभी राजा एक साथ करते थे। सभा में बैठकर बातचीत करते थे, बहस भी करते थे, है ना। वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि किस तरह करना है पूरा, ये मतलब पूरी हमें जो भी इसको मतलब पूरी एक प्लानिंग की जाती थी। सभा जैसे आज की हम पंचायत ले सकते हैं, जो पंचायत होती है वो पूरी एक साथ बैठकर पूरे गांव के विकास के लिए मतलब सलाह करती है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसी तरह से जो राजा होते थे गण या संघ के, वो भी एक साथ बैठकर बातचीत किया करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से वो निपटने के लिए चर्चा करते थे कि हमें शत्रुओं के जो आक्रमण है उससे कैसे निपटना है। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां होती थी, जो दास होते थे और जो काम करने वाले लोग थे ना, उनको इन सभा में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत नीच समझा जाता था उस समय पर। अब देखिए, वज्जी संघ का एक वर्णन किया हुआ है दीघ निकाय से, ये लिया गया। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, उससे ये वज्जी संघ का एक वर्णन है, उसके ये लिया हुआ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये ग्रंथ था, इसको 2300 साल पहले लिखा। अब देखिए, अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह करने के लिए भेज दिया था। तो अजात शत्रु जो थे ना वो वज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात शत्रु कहाँ के थे? मगध के थे, मगध के राजा थे। हमने देखा था कि वो जो राजा होते थे ना उस समय आसपास के सभी जनपदों पर हमला करके अपना क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। तो इसी प्रकार से जो अजात शत्रु था वो भी आक्रमण करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने अपना मंत्री, उसका जो था वस्कार था, उसको बुद्ध के पास भेजा कि सलाह लेकर आओ कि हम कैसे आक्रमण करें और कैसे उसको प्राप्त करें। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य शामिल होते हैं? तो अब देखिए, तो बुद्ध उनसे कुछ सवाल करते हैं और कुछ जवाब देते हैं। सवाल क्या करते हैं कि जो वज्जी की सभाएं हैं वो नियमित रूप से मतलब टाइम पर हो रही हैं, है ना, जो भी टाइम फिक्स है उसी समय पर, और उनमें सभी लोग शामिल होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर अब उन्हें पता चला, जो उनके मंत्री थे वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर उन्होंने क्या कहा बुद्ध ने? उन्होंने कहा कि जो वज्जी के लोग हैं ना तब तक विकास करते रहेंगे, तब तक आप उन्हें जीत नहीं सकते, जब तक वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों को ध्यान में रखेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक गुलाम नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्य क्या होते थे उस समय पर? जो भिक्षु और भिक्षियाँ होती थी ना, उनके रहने के लिए चैत्य विहार बनाए जाते थे। कि उन्होंने वो होता है ना
जो पूरा संसार त्याग देते हैं ना, साधु टाइप कुछ बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं वो पूरी मतलब अपनी ज़िंदगी से। तो वो क्या करते हैं, अब यात्राएं करते हैं जंगलों में, तो वहाँ पर चैत्य बनाए जाते थे उनके रहने के लिए। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। तो ये था बुद्ध का जवाब कि जब तक लोग ऐसा करते रहेंगे ना, तो तब तक आप उसे नहीं जीत सकते, क्योंकि उन सभी लोगों में एकता थी। वो पूरे एक प्लानिंग के साथ काम करते थे, सभी नियमों का पालन करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, और जो भी उनके मतलब गुरु होते थे उनका सम्मान करते थे। जो महिलाएं थी उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी। तो और जो गाँव के जो चैत्य हैं या शहरों के चैत्य, उन पर उनकी जो अच्छे से उनका मतलब रख रखाव किया जाएगा। तो ये जवाब था उनका बुद्ध का। जो उनके मंत्री थे, मंत्री कौन थे, वस्कार को, उनका। अब देखिए, कई शक्तिशाली क्या करते थे, इन संघों को भी जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा था। उसके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। जो गुप्त शासक थे, आगे हम देखेंगे गुप्तों के बारे में। जो गुप्त शासक थे ना, उन्होंने फिर गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे गुप्त शासक और जो संघ थे ना, गण, और हम क्या बात कर रहे हैं, हम गण और संघ के बारे में बात कर रहे हैं। जो गण और संघ होते थे, तो उसके पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और अपने क्षेत्र में मिला लिया था। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गण और संघ क्या होते हैं। संघ होता है एक ऐसा समुदाय या वर्ग होता है, ठीक है। संघ क्या होता है, एक समुदाय, लोगों का समुदाय या समूह होता है या वर्ग होता है। तो इसी तरह से गण भी होता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का ये हमारा चैप्टर इतना ही था। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये आप जो एक्सरसाइज ये दी रखी है ना, सही गलत, और यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ अगर आपको पता चल गए तो इट मीन्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहले राजा दिया, अश्वमेध क्या एक यज्ञ का नाम था। ये अश्वमेध जो था ना, ये वैदिक धर्म का जो था ना, ये एक यज्ञ था वैदिक धर्म का। वर्ण हमने देखे थे, जनपद, महाजनपद, फिर किलेबंदी, फिर सेना रखी और कर लगाया, पौधरोपण किया, गण और संघ बनाए गए। अब देखिए सही गलत क्या है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता, बिल्कुल सही। राजा के ऊपर सारथी पवित्र का जल छिड़काव करता था, बिल्कुल गलत। हमने क्या देखा था, सारथी तो उसके जो राजा की जो विजय होती है उसका गुणगान करता था, और जल का छिड़काव कौन, पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों के में महल मिले हैं, महल मिले हैं, बिल्कुल गलत है। बस्तियों में क्या मिले हैं, झोपड़ियाँ। बस्तियों में क्या मिली हैं, झोपड़ियाँ मिली, कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। अनाज तो हम नहीं कह सकते पूरी तरह से, उन्हें खाना खिलाया जाता था। पूरी तरह से तो क्या हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर उन्हें खाना खिलाया जाता था। महाजनपद में बहुत से नगर किलेबंद थे, बिल्कुल सही, किलेबंदी की जाती थी। हाँ, अब देखिए ये जो शब्द दिए हुए ना, इनको यहाँ पर आपने फिट करके देखना है कि महाजनपद का जो राजा था वो क्या क्या करता था। बस यहीं पर लिखना है इनको पूरे एक सीक्वेंस में। तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पर कुछ डेट्स भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती है, बस स्टोरी क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए थे, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले बने थे, सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले होता था, और जो गण या संख्या राज्यों का अंत हो जाता है वो 1500 साल पहले हो जाता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे गण या संख्या राज्य क्या थे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।